हेलो दोस्तों, आज हमारा 5वां वीडियो हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। हम ऑलरेडी काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया और स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो गया, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया। ये सारी चीज़ कवर हो चुकी है। अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कहते हैं वो, और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, मतलब ये क्या दिखाता है, हाउ इक्विटी चेंजेस ड्यूरिंग अ पीरियड एंड वाई दोज चेंजेस मैटर। मतलब इक्विटी क्या होता है, ओनर का पैसा। ओनर का पैसा कैसे बढ़ा या घटा एक पर्टिकुलर साल में, और किस वजह से वो बढ़ा घटा और क्यों वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो चेंजेस जानना हमारे लिए क्यों मायने रखता है। नाउ वाई जस्ट सीइंग टोटल इक्विटी इजंट इनफ, अ कंपनी रिपोर्ट्स प्रॉफिट बट इन्वेस्टर्स स्टिल आस्क व्हाट एग्जैक्टली चेंज्ड इन इक्विटी दिस ईयर, did it increase because of profit or because new shares were issued? Just seeing total equity is not enough, so that's why we need movement. मतलब क्या होता है, अब जो इन्वेस्टर्स होंगे, ये जो लोग हमारे कंपनी में पैसा डालना चाहेंगे, वो इक्विटी में पैसा मान लो डाल रहे हैं, तो इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं यानी कि वो ओनर्स बन रहे हैं। तो इक्विटी होल्डर्स आप बनने से पहले आप ये तो देखना चाहोगे ना कि भाई जो ओनर का पैसा, जो पहले के ओनर्स हैं उनका पैसा बढ़ा या घटा। अगर वो बढ़ा तो प्रॉफिट की वजह से बढ़ा, या फिर तो नए शेयर होल्डर्स है उसके वजह से ओनर्स का पैसा बढ़ा। तो इस वजह से हमें ये इन डिटेल में जानना ज़रूरी है। नाउ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी अकाउंट्स आर परमानेंट अकाउंट्स, क्यों? क्योंकि ये बैलेंस शीट पे दिखाया जाता है, मीनिंग दे कीप अक्यूमुलेटिंग ईयर आफ्टर ईयर। इसमें पैसा इकट्ठे होता रहता है, नए नए लोग, नए नए शेयर होल्डर्स आ रहे हैं तो इसमें पैसा क्या होता रहेगा, इकट्ठे होता रहेगा। और इसके हमें क्या होता है, इससे हमारे यूजर्स को पता चलता है क्लियर ब्रेकडाउन ऑफ द चेंजेस, सोर्सेज ऑफ दोज चेंजेस एंड मूवमेंट ऑफ ईच कॉम्पोनेंट। मतलब क्या बदलाव आए वो, फिर वो बदलाव कहाँ कहाँ से आए उसमें वो चीज़, और हर एक कंपोनेंट में क्या मूवमेंट हुआ है वो सारी चीज़ें। सो दिस मेक्स फाइनेंशियल इन स्टेटमेंट्स मोर इंफॉर्मेटिव। इसके वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है वो और भी ज़्यादा हमें इंफॉर्मेटिव बन जाता है, हमें और ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में पता चलता है। नाउ the statement of changes in stockholders equity tracks each equity account, share capital, retained earnings, etc. It shows the beginning balance, add changes during the year and arrives at the ending balance. It is prepared in a columnar format where each column represents an equity component with one column showing total equity. It can be prepared for multiple years in one statement, ending balance of 1 year becoming beginning balance of next year. बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, पॉइंट बाय पॉइंट मैं समझाती हूँ। पहली बात तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, इसमें क्या है, सारे इक्विटी अकाउंट हुए, चाहे शेयर कैपिटल हो चाहे रिटेन्ड अर्निंग्स हो, वो सारी चीज़ें होती हैं। बिगनिंग में कितना बैलेंस है, फिर उसमें क्या भी बदलाव किया गया, जो भी चेंजेस किए गए साल में वो, और उसके बाद एंडिंग बैलेंस आ जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन कॉलमनर फॉर्मेट। कॉलम्स में बनता है, कैसे कॉलमनर फॉर्मेट अभी हम आगे देखेंगे। हर एक कॉलम में एक ना एक इक्विटी कंपोनेंट होता है, और हम काफ़ी सारे अलग अलग सालों का एक साल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी। अच्छा, फॉर्मूला एक यहाँ पे दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला मगअप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, एक बार आप समझ लोगे चीज़ों को। जो हमारा एंडिंग इक्विटी है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिगनिंग की जो इक्विटी है वो, उसमें नेट इनकम जो है वो ऐड कर देंगे, जो भी हमारा इनकम स्टेटमेंट से नेट इनकम आया वो, फिर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस, कोई नए इनकम, कोई नए शेयर होल्डर्स आए वो जो पैसा डाल रहे हैं वो, फिर कितना पैसा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनकम में से माइनस करेंगे वो, फिर और कोई चेंजेस अगर हुए उसमें इक्विटी में तो उसको सबको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के बाद जो वैल्यू हमारी बचेगी वो हमारी हो जाएगी एंडिंग इक्विटी। एक बहुत बेसिक सा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस दिया है 4,50,000, जिसमें रिटेन्ड अर्निंग्स फिर दिया हुआ है, ये साल का दिया हुआ है पूरे, टोटल इक्विटी हो जाएगा 7,50,000। नेट इनकम क्या है, जो पूरे साल में इनकम हुई है, इनकम स्टेटमेंट से ये फिगर मिला है, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर डिविडेंड यानी कि जो शेयर होल्डर्स को पैसा वापस किया गया वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर शेयर्स इशूड, नए शेयर होल्डर्स आए हैं हमारे बिजनेस में तो अगेन वो पैसा लेके आए और उसके बदले में हमने उनको शेयर्स दिया है तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और लास्टली इन सबको हम आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे अकॉर्डिंगली, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ गया। अब
नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज में हमें दिया हुआ है फॉर्मेट, मतलब कैसे बनता है। एक चीज़ ध्यान रखो कि जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस ईयर 2 का क्लोजिंग बैलेंस ईयर 3 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ईयर 3 का क्लोजिंग बैलेंस ईयर 4 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो वैसे याद रखना है। तो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में नेट इनकम दिया है, प्रेफर्ड डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड, फिर यानी दो तरह के शेयर्स होते हैं, कॉमन शेयर्स, प्रेफर्ड शेयर्स। क्या होता है अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे जाके, मतलब नॉट अगले चैप्टर, पता आई थिंक 1-2 चैप्टर के बाद रहेगा इक्विटी के बारे में, उसमें पढ़ लेंगे। फिर कॉमन स्टॉक इशू किया गया, मतलब कि हमने नए शेयर होल्डर्स को अपने कंपनी में बुलाया, उन्होंने पैसा दिया और हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदे। फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो वो भी हम इसी में दिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमें टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के बारे में पता चलेगा ना। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब आ जाता है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तब आता है क्योंकि जो नंबर्स होते हैं हमारे, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, हम कहीं पे कुछ ज़्यादा लिखते तो है नहीं, तो हम उन नंबर्स को कैसे समझें, उन नंबर्स को ईजिली कैसे समझ सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उससे हमें क्या पता चलता है कि क्या एक्चुअली में बिजनेस में हुआ है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट क्यों करता है, बिकॉज नॉट ऑल इन्फॉर्मेशन कैन बी शोन इन नंबर्स फॉर एन item to be recognized in financial statements. It must meet definition of an element. It must be measurable, मतलब हम उसको नाप तोल सकें, फिर वो हमारे इनकम स्टेटमेंट में दिखाने लायक हो और उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। अगर इफ इट डजेंट मीट दीज क्राइटेरिया बट इट स्टिल इज इम्पॉर्टेंट, इट गोज इन टू द नोट्स। मतलब कोई एक ऐसा आइटम जो ये सारी चीज़ों को मीट नहीं कर रहा है, बट और इस वजह से हमारे इनकम स्टेटमेंट पे नहीं जा रहा है, ना बैलेंस शीट पे जा रहा है, ना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जा रहा है, कोई भी इन स्टेटमेंट पे नहीं जा रहा है, बट स्टिल वो इंपॉर्टेंट है हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानने के लिए, कि वो जाने और समझे इसको। तो इसीलिए हमारा क्या आता है, हमारा नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आता है, जिससे कि हम चीज़ों को आराम से बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर पाएँ कि कौन सी पर्टिकुलर चीज़ हमारे इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट पे प्रेजेंट और क्या रीज़न है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। Now, they explain and expand financial statement items, provide additional breakdowns, and helps user fully understand the financial statements. So they are essential, not optional. ये important है, मतलब ऐसा नहीं है कि optional है कि आप प्रेजेंट करो या नहीं करो, ये ज़रूरी है कि हम इसको प्रेजेंट करें जिससे कि हमारा एक्सप्लेनेशन और ईजी हो जाए और हमें क्या है एडिशनल ब्रेकडाउन मिलता है, मतलब और अच्छे से हम चीज़ों को समझ पाते हैं। और एक्सप्लेन एंड एक्सपैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स, हर एक लाइन आइटम जो भी ज़रूरी है हमें कि हम लोगों को उसके बारे में बताएं और पता रहे लोगों को कि ये क्यों आया है, तो हम कहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ अ कंपनी शोज डेप्रिसिएशन ऑफ 12 लाख, नोट्स विल एक्सप्लेन द मेथड यूज्ड, द असेट कैटेगरीज एंड द यूजफुल लाइफ। कोई एक पर्टिकुलर असेट है जिसका क्या है, जिसका डेप्रिसिएशन हमने 12 लाख रिकॉर्ड किया हुआ है, तो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें पता चल जाएगा कि क्या मेथड यूज़ किया गया है, फिर वो असेट की कैटेगरी क्या है और उसकी यूजफुल लाइफ क्या है। असेट की कैटेगरी मतलब क्या होता है कि वो करंट असेट है, नॉन करंट असेट है, और या तो ये कह सकते हैं कि वो मशीनरी है या हमारा डिलीवरी वैन है, फिर उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी बची, मतलब वो कितने साल तक और चल सकता है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। एक इलस्ट्रेशन दिया है उससे समझते हैं। मान लो मैंने अपने बैलेंस शीट पे दिखाया इन्वेंट्री 8 लाख की है, और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ये बता सकते हैं कि हम लोग फीफो मेथड यूज़ करें या लीफो मेथड यूज़ करें इन्वेंट्री का। फीफो लीफो क्या है, इन्वेंट्री वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इसका कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब मान लो मैं तरह तरह के मोबाइल फ़ोन के कवर्स बेचती हूँ, तो मेरे पास आईफोन का कवर है, सैमसंग के फ़ोन का कवर है, नोकिया के फ़ोन का कवर है, एमआई के फ़ोन का कवर है, कौन से फ़ोन के कवर्स हैं, ये सारी चीज़ें क्लियरली मैं कहाँ दिखा पाऊँगी, अपने नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। यहाँ पे इन्वेंट्री में ऐसे थोड़ी दिखा पाऊँगी। देन एनी राइट डाउन, मतलब मान लो ये जो इन्वेंट्री 8 लाख की है ना, ये पिछले साल मान लो 9 लाख की थी, इस साल मैंने इसको सिर्फ 8 लाख का दिखाया, क्यों, क्योंकि मार्केट में इसकी वैल्यू घट गई, तो उसका कैलकुलेशन मैं कहाँ दिखाऊँगी, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नाउ
अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि दो तरह की कंपनी सेम प्रॉफिट रिपोर्ट करती है बट वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करती है, क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग का। तो दैट इज़ वाई अकाउंटिंग पॉलिसीज मस्ट बी डिस्क्लोज। मान लो मैं आईफोन प्रोड्यूस करती हूँ, मेरी कंपनी है जो आईफोन मैन्युफैक्चर करती है और पूरा बना के बेचती है, और मैं अपनी कंपनी को कंपेयर करना चाहती हूँ नोकिया से। अब मान लो मेरी कंपनी जो है अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज़ कर रही है बट नोकिया कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड यूज़ कर रही है। तो हम भले ही सेम इंडस्ट्रीज में बट हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट है। तो इसीलिए हमें जब कंपैरिजन करना होगा ना, तो हमें अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज उसी हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। और हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं और नोकिया कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ कर रही है? विद द हेल्प ऑफ द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ व्हाई दिस कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट? Concepts exist because companies have choices in accounting methods. Users need to know which accounting method is used to make meaningful comparisons. Again, कोई इंसान आया, उसने देखा नोकिया के बुक्स ऑफ अकाउंट्स और उसने देखा एप्पल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो देख के समझ नहीं पाएगा ना अगर उसको सही से पता नहीं होगा कि कौन सा अकाउंटिंग मेथड यूज़ हुआ है। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को डिस्क्लोज करना हमारे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। नाउ अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स यूज्ड बाय अ कंपनी। वो कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जिनके बेसिस पे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं, जिसमें हम बेसिक क्या चीज़ें दिखाते हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे हमने रिकॉर्ड किया, फिर इन्वेंट्री का क्या वैल्यू है, देन रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होगा। दे आर यूजुअली प्रेजेंटेड एज फर्स्ट नोट और एज अ सेपरेट समरी बिफोर दी नोट्स। तो ये कहाँ पर दिखाते हैं? जनरली हम इन तीनों चीज़ों को, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री और रेवेन्यू रिकॉग्निशन को, या तो पहला नोट्स दिखाते हैं या तो एज अ सेपरेट समरी बिफोर दी नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड डिस्क्लोजर में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? सिलेक्शन अमंग द ऑल्टरनेटिव्स, मतलब डेप्रिसिएशन के और सारे मेथड कौन से? एसएलएम हो गया, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड हो गया। फिर उसके अलावा क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट एक डेप्रिसिएशन होता है, वो होता है। तो कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल थे और उसमें से हमने कौन सा मेथड यूज़ किया और क्यों यूज़ किया। देन इंडस्ट्री स्पेसिफिक पैटर्न्स। अब मान लो नोकिया है, अब नोकिया सिर्फ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज़ कर रहा है, तो क्यों यूज़ कर रहा है? वो कह सकता है कि बाकी अधिकतर जो लोग हैं मार्केट में सेम इंडस्ट्री में, भले ही सैमसंग हो या फिर तो मोटोरोला हो, एमआई हो, ये सब के सब क्या यूज़ करें, ये सब के सब कैश बेसिस यूज़ करें, इसलिए मैं भी ये यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ मेंशन कर सकते हैं? अपने नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देन अनयूजुअल और इनोवेटिव एप्लीकेशंस। मान लो मेरा आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, अब मेरे बिजनेस में कोई एक ऐसी चीज़ आई, एक कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आया जो कि पहले कभी कहीं भी नहीं देखा गया हो। और सपोज करो, मैं एग्जांपल देती हूँ कि किसी ने बोला कि मैं आईफोन खरीदूंगा, मैं आपसे ये आईफोन खरीदूंगा, मैं 2 महीने यूज़ करूंगा, अच्छा लगा तो रखूंगा, नहीं अच्छा लगा तो मैं आपको वापस करके पैसे दे दूंगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरे अमाउंट जो मेरे को पैसा मिला ये आईफोन बेचने से, जो कि कंटेंजेंसी पे है, मतलब 2 महीने बाद वो मेरे को वापस भी किया जा सकता है, इसकी अकाउंटिंग मैं अलग तरीके से दिखा रही हूँ। इसको मैं एज अ रेवेन्यू नहीं दिखा रही हूँ, इसको सिर्फ मैं अपने नोट्स में दिखा रही हूँ। तो ये क्या है? एक अनयूजुअल काइंड ऑफ अ थिंग है, ये हमेशा ऐसा नहीं होता। तो इन चीज़ों को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अपने नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सप्लेन कर देंगे या दिखा देंगे। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्लोजर्स। बेसिस ऑफ कंसोलिडेशन, क्या बेसिस है कंसोलिडेशन का? ये एक तरह का डिस्क्लोजर। फिर डेप्रिसिएशन कैसे किया गया, अमोर्टाइजेशन, इन्वेंट्री प्राइसिंग, देन रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्या मेथड है, ये सारी चीज़ें हमारे डिस्क्लोजर में आती है। नाउ 2 तरह की पॉलिसीज़ हमारी हो सकती है, या तो लिबरल हो सकती है या तो कंजर्वेटिव हो सकती है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि अर्निंग्स की क्वालिटी कैसी होती है। अच्छा, अगर हम लिबरल हैं अपनी पॉलिसीज़ में, तो लिबरल होने का मतलब ये है कि हम कंजर्वेटिव नहीं है, मतलब कि हम बहुत ही फ्री दिमाग से काम करते हैं और हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा आय पैदा करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल ये समझो कि हम अपने असेट की ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ दिखाएंगे जिससे कि प्रॉफिट ज़्यादा हो। असेट की लाइफ ज़्यादा दिखाएंगे तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कम होगा। डेप्रिसिएशन एक हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, वहीं अगर हम कंजर्वेटिव अकाउंटेंट हैं तो हम अपनी इनकम घटा के दिखाएंगे, जैसे कि लीफो मेथड ऑफ इन्फ्लेशन यूज़ करना। अच्छा, लीफो मेथड इन्फ्लेशन यूज़ करने से कैसे हमारा प्रॉफिट कम होगा वो मैं समझाती हूँ। लीफो मेथड यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ आपने बाद में खरीदी, ज़्यादा प्राइस पे खरीदी, आप उसको दिखाओगे अपने एज अ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर रेवेन्यू। आप ज़्यादा अमाउंट रेवेन्यू में से कम करो, आपका प्रॉफिट कम होगा। तो ये हमारा कंजर्वेटिव मेथड हो गया, कंजर्वेटिव पॉलिसी हो गई।
नेक्स्ट कम्स दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये दो स्लाइड्स में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिया हुआ है। तो पहली बात तो कि रॉ नंबर्स अगेन अपने अगले अलग से क्लैरिटी नहीं देते हैं। सो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें चाहिए होता है जिससे हम समझ पाएँ कि हमारा बिजनेस कैसे कर रहा है, क्या काम कर रहा है। तो इसीलिए हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। क्लियर फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि हमारे पास असेट है, लाइबिलिटी है, इक्विटी है एट ए स्पेसिफिक डेट। तो क्लियर फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। देन मेजर दी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारे बिजनेस में कि कितना फायदा हुआ कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ आवर इनकम स्टेटमेंट। ट्रैक द कैश फ्लो, हमारा कैश फ्लो कैसा है, हमें कितना कैश ऑपरेटिंग से आया, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ माई स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। देन फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, पिछले साल की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं इस साल के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या हमारा बिजनेस में उतना ज़्यादा तरक्की नहीं हो रही है। देन सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग, किसको किसको? लेंडर्स, इन्वेस्टर्स या मैनेजमेंट को। किसी को भी डिसीजन कुछ बनाना है तो वो ये हमारे इनकम स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को, स्टेटमेंट ऑफ दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इन सारी चीज़ों के तहत को इस्तेमाल करके वो अपना निर्णय ले सकते हैं। देन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जैसे कि अगर हमें बजट बनाना है अपने बिजनेस का, अच्छा मैंने पिछले साल देखा कि मेरे कंपनी में जो सैलरीज थी वो 10 लाख थी, इस साल मैं सोच रही हूँ कि मेरे को बजट बनाना है अपने सैलरीज का, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी का, तो मैं उस 10 लाख को थोड़ा सा 10% से बढ़ा के 11 लाख कर दूंगी। तो ये मुझे कैसे पता चला? पिछले साल के अपने इनकम स्टेटमेंट को देख के। देन एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को पता है कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो हमारे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारे स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि भाई मैनेजमेंट ही तो एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस को रन करते हैं, तो उनको भी पता है कि हाँ हमें ढंग से काम करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट होगा जो कि एक तरह से मैनेजमेंट का रिपोर्ट कार्ड होता है, एक तरह से बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड होता है। तो इसलिए हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मायने रखेगा। देन स्टैंडर्डाइज्ड एंड रिलायबल, अब क्या होता है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको हम कोई ना कोई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या पॉलिसीज़ के तहत बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है, और हम उसको आराम से अपने पिछले साल के उससे कंपेयर कर सकते हैं या तो दूसरी कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं, और हमें ये भी पता रहता है कि हाँ भाई पिछले साल अगर मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ किया तो इस साल भी मैंने वही मेथड यूज़ किया है, तो वो सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी बनी रहती है। देन लीगल कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी, क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन इज़ मैंडेटरी, मतलब हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है, जिससे कि हमारा लोगों को हमारे ऊपर विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा, और लोगों को भी पता है कि हम सही तरीके से पारदर्शी होकर काम करते हैं, हमारे कोई भी चीज़ में कोई भी मतलब फ्रॉड नहीं होता है, सारी चीज़ें क्लियरली दिखाते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, लोगों का भी ट्रस्ट बढ़ेगा हमारी कंपनी पे, और लोग हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और लोग हमारे, मान लो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हमारी कंपनी पे भरोसा करेंगे और वो हमारी कंपनी से सामान लेना चाहेंगे। अब आता है लिमिटेशंस यानी कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहली बात तो ओनली मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन। अब मान लो मेरे एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे जिसके वजह से मेरी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे बन रहे हैं तो कस्टमर को पसंद आ रहा है और कस्टमर उसको काफ़ी ज़्यादा परचेज कर रहा है। तो दो चीज़ हो गई, एक कस्टमर लॉयल्टी हो गई और दूसरी चीज़ हो गई हमारे वेरी गुड एम्प्लॉयज़। दीज टू थिंग्स कैन नॉट बी टर्म्ड इन मॉनेटरी टर्म्स एंड कैन नॉट बी रिपोर्टेड ऑन आवर बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजंस हो गया, और कितनी सारी चीज़ें होंगी जो कि हमारे एस्टिमेट्स और जजमेंट्स पे, मतलब जो हमारे सूझबूझ के हिसाब से हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। देन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड, अब जो हमारे असेट्स हैं वो हम जब, अब मान लो मेरी कंपनी में मैंने 10 साल पहले लैंड खरीदा 50 लाख का, आज भी उस लैंड को मैं 50 लाख का ही दिखा रही हूँ, तो ये क्या हो गया, हम लोग पुराने ही प्राइस पे दिखा रहे हैं, उसका वैल्यू हम आज के करेंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं दिखा रहे हैं। देन नो कॉम्पिटिटर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो उसी कंपनी का डेटा दिखाता है, वो ये नहीं बताता कि इंडस्ट्री का बेंचमार्क क्या है। अब हमें पता है कि एप्पल ने जब आईफोन बेचा, एप्पल ने आईफोन बेच के एक साल में $1.5 मिलियन का प्रॉफिट किया, बट इंडस्ट्री का बेंचमार्क क्या, हमें ये नहीं पता कि बाकी सारी जो मोबाइल कंपनीज हैं वो इससे ज़्यादा प्रॉफिट करिए, इससे कम प्रॉफिट करिए, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, अनटिल एंड अनलेस हम बाहर जाके चेक करें, वो सिर्फ हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं पता चलेगा। देन
लास्टली गोइंग कंसर्न अजम्पशन, मतलब ये मान के चलना कि ये जो मेरा बिजनेस है ये मतलब इनफाइनाइट टाइम तक हमेशा हमेशा के लिए चलता ही रहेगा। कभी हम ये मानते ही नहीं कि हमारा बिजनेस आगे जाके डिसकंटिन्यू होगा, तो ये एक हमारा डिसएडवांटेज है। तो यस, ये सारी चीज़ें हो गई हमारे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। नाउ एग्जामिनर ट्विस्ट, एग्जामिनर कहाँ कहाँ आपको कंफ्यूज कर सकता है, हाइडिंग डिविडेंड और कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन इक्विटी क्वेश्चंस, फिर कंफ्यूजिंग नोट्स वर्सेस मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द इंटायर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट इट इज़ नॉट अ सेपरेट स्टेटमेंट, ये चीज़ याद रखना। देन गिविंग टू कंपनीज विद डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड आस्किंग फॉर कंपैरिजन, वाई, बिकॉज अगर दो अलग अलग तरीके से वो रूल्स से पॉलिसी से बना हुआ है मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो अलग अलग कंपनीज का, तो आप उसको सही से कंपेयर नहीं कर पाओगे। फिर मिक्सिंग एडवांटेज एंड लिमिटेशंस इन वन ऑप्शन सेट, मतलब हमें ये क्लियरली समझ के रखना है कि कौन सी चीज़ हमारी एडवांटेज है, कौन सी चीज़ हमारी डिसएडवांटेज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ये क्लियरली समझ के रखना है। देन टेस्टिंग गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो कि हमारा क्या है, हमारा एक डिसएडवांटेज है, एक हमारा लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ये हमें अच्छे से समझ के रखना है, ये भी कहीं ना कहीं टेस्ट कर सकते हैं वो। देन कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक, इग्नोरिंग परमानेंट इक्विटी, दैट मीन्स ये ध्यान के करके रखना है कि इक्विटी अकाउंट्स आर परमानेंट एंड क्यूमुलेटिव इन नेचर, ये हमेशा हमेशा के लिए होते हैं। देन नोट्स आर असेंशियल, दे आर नॉट ऑप्शनल, ये भी हमें ध्यान रख के करना है। देन रिकॉग्निशन वर्सेस डिस्क्लोजर, हमें ये ध्यान करके रखना है कि रिकॉग्निशन क्या है, कोई भी चीज़ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऊपर दिखाना, और डिस्क्लोजर क्या है, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना, ये दोनों चीज़ों के बारे में समझ के रखना है। देन पॉलिसी इम्पैक्ट्स प्रॉफिट, अगर मैं अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज़ करूँ तो मेरा प्रॉफिट अलग आएगा, अगर मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज़ करूँ मेरा प्रॉफिट अलग आएगा, तो ये समझ के रखना है। देन रियलिटी इज बिगर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट शो कंप्लीट बिजनेस रियलिटी, क्योंकि असलियत कुछ और हो सकती है, पेपर पे कुछ और हो सकता है, बट बिजनेस में एग्जैक्टली अंदर कुछ और भी चल सकता है। फिर ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि हमें समझ के रखने हैं, ये SFAC 5 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर देना, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट बाकी सारी चीज़ें आप समझ के रखो। फिर एक स्टूडेंट कन्फ्यूजन प्लस एग्जाम थिंकिंग टिप, स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सो डिटेल्ड, व्हाई डू वी स्टिल नीड्स फाइनेंशियल नोट्स एंड व्हाई डू कंपनीज स्टिल फेल। देखो क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव फैक्टर्स एक होते हैं, मतलब कि जो नंबर से जुदा होते हैं, जो नंबर्स के अलावा की जो कहानी होती है वो हमें कहाँ पता चलती है, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है। अब मान लो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, कोई कंपनी है वो बहुत अच्छी कर रही है, बट अगले साल क्या हुआ, वो कंपनी कोलैप्स हो गई, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट फ्रॉड कर दिया, तो इस वजह से वो कंपनी फेल हो गई। क्या ये चीज़ हम लोग फ्रॉडुलेंट मैनेजमेंट के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करे थे? नहीं, तो इस वजह से ये चीज़ें हमें समझ के रखनी है। और एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अपने आप से हमेशा पूछो, इज दिस रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट्स और डिस्क्लोज्ड इन नोट्स और जस्ट अ लिमिटेशन ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब समझ के आपको रखना है कि क्या ये हमारे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या कहीं ना कहीं पे हम उसको दिखाएंगे, या ये एक डिस्क्लोजर है, मतलब हमें कहीं ना कहीं क्लियरली नोट्स पे दिखाना है, ये समझ के रखना है। नाउ क्वेश्चन टाइप्स टू एक्सपेक्ट, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल MCQs आ सकते हैं, नोट्स पॉलिसीज लिमिटेशंस पे, सिनेरियो बेस्ड तो आपको पता ही है। देन टेस्ट लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट लिंक्स, मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, और मल्टीपल चॉइस तो रहते ही रहते हैं। एनीवेज अपने को क्या फोकस करना है, अपने को फोकस करना है जो एग्जामिनर का ट्विस्ट होता है ना, एग्जामिनर ट्विस्ट्स, इन चीज़ों पे फोकस करना है, और हम क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को अगर हम अवॉइड कर देंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो हम इस चैप्टर को आराम से टैकल कर लेंगे। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो, प्लीज़ ड्रॉप योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो और रीच आउट टू मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट गाइज। थैंक यू सो मच।